हाय गाइज, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट पॉइंट गैलरी में। तो आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। कोविड-19 में सब लोग सेफ होंगे। आप लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हो, थंबनेल पे देख चुके हो। आज का जो हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्लास 9th साइंस जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो इवेपोरेशन पे है। तो देखिए इवेपोरेशन होता क्या है। एक तो होता है आपका वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम पढ़ के आ चुके हैं इससे पहले। स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर में ये जो हमारा है लास्ट टॉपिक है, हम इससे पहले कवर जो कर चुके हैं। सब्लिमेशन कवर किया हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन देखा है। किस तरह से मैटर जो होता है चेंज होता है बाय इफेक्ट चेंज ऑफ प्रेशर एंड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो आज का जो हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होता है वो समथिंग डिफरेंस होता है। आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत सारे इफेक्ट हम देखेंगे कि क्यों हमें ऐसा ठंडा लगता है। जैसे अगर हम कहीं पसीने से घूमते हुए आ रहे हैं, कहीं पसीने से बहुत ज्यादा हम थके हुए आ रहे हैं, पसीने बहुत ज्यादा लथपथ है और एकदम से हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, तो क्यों हमें एकदम से ठंडा लगता है वो हम देखेंगे। बहुत सारे इफेक्ट देखेंगे और ये भी इफेक्ट देखेंगे कि पानी जो होता है मटके में कैसे गर्मियों के दिन में वो ठंडा हो जाता है। ये भी हम देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, तो देखिए इवेपोरेशन होता है क्या है। अगर देखिए अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ पहले से, यहाँ पहले का। तो देखिए अगर मेरे पास कोई एक सॉलिड है, मान लीजिए आइस है, और ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे है यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में। अगर मैं इसको हीट सप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा थोड़ी देर बाद। इनफैक्ट इसको हम थोड़ा और माइनस में लिख सकते हैं। इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस से माइनस। अगर मैंने इसको हीट सप्लाई किया है यहाँ पे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने के कारण जो इसमें हीट जनरेट होती है, जो हीट इसमें सप्लाई हुई है, वो हीट कौन सी है यहाँ पे, सेंसिबल हीट है। तो लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। तो देखिए ये सेंसिबल हीट है यहाँ पे। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये रहेगा तो आइस है ना, इसका फेस चेंज हुआ नहीं हुआ, तो ये रहेगा कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये आइस हो चुका है। अब यहाँ पे और कंटिन्यू हम हीट सप्लाई करे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस था, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वो यहाँ पे इसका फेस चेंज होने लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और इसमें जो हीट सप्लाई करेंगे और इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बट ये किस फॉर्म में होगा, ये तो सॉलिड है, यहाँ भी ये सॉलिड है, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो हीट था जो हम पढ़ के आ चुके थे इससे पहले, यहाँ पे बोला जाता था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई थिंक आप लोगों को पहले वीडियो में क्लियर हो गया होगा, तो मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ एक तरह से छोटा सा। उसके बाद आज के हम इस टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद से अगर मैं और इसमें हीट सप्लाई करते रहूँ तो फिर देखिए अब क्या होगा, इसका जो लिक्विड का टेम्परेचर है, अभी लिक्विड में बन चुका है, अब इस लिक्विड का टेम्परेचर में कुछ राइज होगा। लिक्विड का टेम्परेचर कुछ राइज होगा और मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच गया। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तभी भी तो ये लिक्विड ही रहेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर हीट सप्लाई किए वो कौन सा हीट हो जाएगा, यहाँ पे सेंसिबल हीट। अब हम कंटिन्यू और इसमें हीट सप्लाई देते जा रहे हैं। फिर देखिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितने भी ये प्रोसेस हो रहे हैं, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, ये सब कुछ जो हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ पे जो हीट होगा, सप्लाई जो होगा हीट, यहाँ पे हम हीट कौन सा, क्या नाम देंगे इस हीट का, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये नाम देते हैं। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगेन
ठीक है, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। राइज क्यों नहीं होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ये आई थिंक पिछले वीडियो में हम लोग इसका कर चुके हैं अच्छे से। तो अगर जिसको आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मैंने डिटेल में इसको समझाया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रहा है, बट हमें क्या करना पड़ा है, यहाँ पे हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई के कारण क्या हो रहा है, लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। बट इवोपरेशन में ऐसा नहीं होता। इवोपरेशन में कोई हीट की सप्लाई नहीं करने की जरूरत पड़ती। वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे होता है वो आइए हम समझते हैं। मैं बात करता हूँ तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका। अ सरफेस फिनोमिना in which a liquid get converted into vapor ये एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्यों होता है अब इसका रीजन जानते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिक्विड, कोई से भी लिक्विड एट surface have higher kinetic energy and they take latent heat of vaporization from the same medium and break the attraction force in between the molecule of surface liquid and vaporized in atmosphere। आई थिंक आप लोग को ये कुछ समझ आया होगा। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज लगाना भूल गया। इट इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एट एनी टेम्परेचर बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमारा छोटा सा छूट गया था। तो देखिए अगर मैं ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अ सरफेस फिनोमेना इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या है कि ये एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपर के फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। कैसे क्रिएट हो जाते हैं, वहां पर कोई हीट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती हमें फेस चेंज करने के लिए। वहां पे क्या होता है कि जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो
वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। क्यों कन्वर्ट हो, और वहां पे क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे कि वाटर के सब केस में क्या देख रहे थे कि जैसे वाटर की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर होता है, तो वैसे ही अगर हम उसे और हीट करते रहते हैं तो उसका टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंच पाता, तब तक वो कन्वर्ट नहीं होता है लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होने लगता है, और बिफोर इस बॉइलिंग पर, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही भी बॉइलिंग होना शुरू हो सकता है, यानी इवोपरेशन में इवोपरेट हो सकता है। और देखिए ये होता क्यों है, द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर लिक्विड, ये आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं आपको अगर एक डायग्राम से समझाऊं तो बेटर होगा। ये वैसे लिख सकते इसको गैस स्टोव या फिर कुछ भी, यहाँ पे हीट एनर्जी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गैस स्टोव लगा दिया और यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दी। तो इसका क्या है कंडीशन कि पहले इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसे करते करते 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंचेगा। उसके बाद ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, यहाँ पे हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कहीं वाटर मॉलिक्यूल है, कहीं वाटर इस तरह से कहीं पे स्टोर हो रखा है, या तो स्टोर होगा या तो किसी, मान लीजिए पौंड है मेरा, एक पौंड है, तालाब या फिर नदी, कुछ भी हम मान सकते हैं कि वाटर रिजर्व है, या फिर आप बाल्टी में कहीं वाटर रख लो, या फिर किसी आप थाली में रख सकते हो जिसका सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा हो। कम सरफेस एरिया होगा तो वहां पे हमें ये फिनोमेना बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एक्सपोज सरफेस एरिया इन एटमोस्फेयर, तो वहां पे ये फिनोमेना हमें अच्छे से देखने को क्लियर मिल सकता है। तो देखिए अगर कुछ इस तरह से वाटर है, मान लीजिए पौंड का एक छोटा सा भाग मैंने लिया ये, तो देखिए इस तरह से कहीं वाटर रखा हुआ है, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे, अब मैं समझाता हूँ कि कैसे होंगे। यहाँ पे नो नीड ऑफ एक्सटर्नल हीट, यहाँ पे हीट की जरूरत नहीं पड़ती इस केस में वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों नहीं पड़ती है, उसी को हमें समझना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट को लूं, एक मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सरफेस, ये सरफेस फिनोमेना हो गया, ये सरफेस पॉइंट पे हुआ। अगर मैं यहाँ पे लूं, इस पॉइंट को लूं, तो ये मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, एंड ये हो गया मेरा सेकेंड। तो मैं अगर इसको मैं रफ कर दूं तो यहाँ पे समझ आएगा। तो देखिए अगर मैं सेकेंड कंडीशन यहाँ पे बनाता हूँ तो क्या होगा, ये मेरा एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, इसके आसपास इधर भी एक मॉलिक्यूल होगा, एक इधर भी मॉलिक्यूल होगा, एक इधर भी मॉलिक्यूल होगा, और एक इधर भी मॉलिक्यूल होगा। और यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट कंडीशन बनाता हूँ तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है मेरा, एक इधर मॉलिक्यूल है, एक इधर मॉलिक्यूल है, और एक इसके जस्ट नीचे मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देख रहे हैं चारों तरफ से इसको खींच के रखा हुआ है, ये इसके बोन यहाँ पे चार तरफ से बोन अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ से कम है, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल कम है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लो है, और यहाँ पे क्या है, हाई है बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है, थोड़ा सा भी इन द सेंस मतलब जितना इसे एनर्जी चाहिए, मान लीजिए इसे 15 जूल के लगभग आसपास एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स, या फिर ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो चाहिए हम 15 जूल चाहिए, तो यहाँ पे कम ही चाहिए होगा, क्योंकि एक तो अट्रैक्शन फोर्स है नहीं एक तरफ से, यानी कि कम है अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मोर अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख लूँ, मान लीजिए इसको 15 जूल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, लो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। ये तो हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अब लोग बहुत समझ आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे 15 जूल चाहिए, तो यहाँ पे कम ही चाहिए होगा, क्योंकि कम इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वीक, लो को छोड़ के वीक बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या कितना होगा, 15 जूल यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे 15 जूल चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए
13 जूल रिक्वायरमेंट है। तो इससे तो कम ही रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर हल्का सा भी इसके पास, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ से इसको टाइटली पैक किए हुए हैं, तो जो ये अंदर वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसके पास क्या होगा, या फिर चार की तरफ हम देखें तो इसके पास क्या होगा, लो काइनेटिक एनर्जी होगा, लो काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि ये जल्दी से मूव नहीं कर सकता। इसके पास क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल है, ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है। वन पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो इसका पास अट्रैक्शन फोर्स भी कम है और हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हल्का सा भी इसको, हल्का क्या मतलब, अगर बहुत ही लो टेम्परेचर, अगर इसको मैं हीट सप्लाई करूं, बहुत ही कम हीट सप्लाई में, बिल्कुल ही अगर एक तरह से अगर हीट सप्लाई भी ना करें तो एटमॉस्फेयर से जितना हीट होगा उससे ये और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, यानी कि इसके काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इसे इवेपोरेट होना है। अब कहाँ पे इवेपोरेट होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन दी, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट ये ऐसा नहीं है, ये 75 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 80 पे भी हो सकता है और 90 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है इवेपोरेट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, अगर इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इवेपोरेशन में क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कंडीशन के वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वाटर में वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बारे में आप और थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है इवेपोरेशन में। अब देखिए जो इवेपोरेशन है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर पे। कैसे डिपेंड करेगा, अगर हम इसका एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया, अगर उसको हम इंक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसको डिक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्शन इंटरेक्ट होंगे एटमोस्फेयर से। जब ये इंटरेक्ट होंगे ज्यादा एटमोस्फेयर से तो ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी यहाँ से लेंगे। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या मतलब होता है कि अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना है तो एक एनर्जी चाहिए ना। वो कौन सी एनर्जी होती है, यानी कि हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो देखिए वेपर इवेपोरेशन के केस में जो अभी हमने सीखा था उसमें क्या होता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये सरफेस जो मॉलिक्यूल होते हैं ये लेटेंट हीट कहाँ से लेंगे, इनको तो चाहिए क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। जैसे ही फेज चेंज होगा तो वहां पे एक लेटेंट हीट उसके रिक्वायरमेंट होगी। वो लेटेंट हीट वो कहाँ से लेगा, तो लेटेंट हीट कहाँ से लेता है, जो नीचे के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये सब जो मॉलिक्यूल होते हैं, नीचे भी तो होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो जो नीचे के मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं से वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑब्जॉर्ब करता है और फिर वेपराइज हो जाता है, यानी कि लिक्विड से फिर वो गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगा। जितने भी फिनोमेना होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन या फिर मेल्टिंग, जो भी होते हैं सब्लिमेशन, सब कुछ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम जानते हैं कि कुछ फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस को। वो हम देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट करते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा वो है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। आई थिंक ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको, बहुत अच्छे से डीपली समझाया मैंने। देखिए पहला फैक्टर जो होता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी कि अगर लार्ज एरिया होगा एक्सपोज सरफेस एरिया तो इवेपोरेशन रेट भी हाई होगा। इवेपोरेशन यहाँ पे रेट होना चाहिए था, इवेपोरेशन रेट, यानी कि इवेपोरेशन जो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका कुछ स्पीड होगा, कितने टाइम में वो कितना मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे तो बोलते हैं हम रेट।
एक्सपोज सरफेस एरिया मतलब क्या है, अगर लार्ज सरफेस एरिया है, लार्ज इंक्रीज सरफेस एरिया, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज सरफेस एरिया that increase the increase the interaction between the molecule and atmosphere। आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई एक इस तरह से कुछ एरिया है, स्मॉल सरफेस एरिया है, यहाँ पे कम एक्सपोज सरफेस एरिया है, और एक यहाँ पे बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया है, बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसी यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग कपड़े डालने जाते हो सर्दियों में या फिर गर्मियों में, कभी भी आप लोग घर पे जब कपड़े धुलते हैं या फिर सुखाने के लिए हम गीले कपड़े को ऊपर छत पे डालने जाते हैं, तो हमेशा मम्मी वगैरह सब कहती हैं, और कहती क्या है, और डालना भी चाहिए, जो कपड़े होते हैं अगर हम फैला के डालते हैं उसे रस्सी पे या फिर किसी भी सोर्स पे, तो हमेशा फैला के डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया वहां पे इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के कारण जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे कपड़े का, और कपड़ा जो हमारा होगा वो जल्दी से यहाँ पे सूख जाएगा। तो यही कारण होता है वहां पे। अगर वही कपड़े को आप बाथरूम में ही रख दो ऐसे ही, तो वो सूखेगा तो जरूर, लेकिन बहुत ही टाइम लग जाएगा उसको, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बहुत ही कम है। जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है, हाँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर किसी कभी हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हमने क्या, अगर मान लीजिए सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में जो कपड़े होते हैं बहुत ही लेट सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में तुरंत सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है। कैसे? सर्दियों में बहुत कम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से जो गर्मियों में कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of evaporation। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अभी मैंने समझाया। और थर्ड पॉइंट अगर की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि और कौन सा फैक्टर है इसको इफेक्ट करता है, तो और ह्यूमिडिटी। देखिए, ह्यूमिडिटी जो एक टॉपिक है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। आर्द्रता, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है, कभी कभी जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश के तुरंत बाद ऐसा लगता है उमस जो बढ़ जाता है। उमस जो कहते हैं, गर्मी से होती है लेकिन बहुत चिपचिपा से गर्मी होती है कभी कभी। और ये ज्यादातर जब होते हैं कूलर में होता है ऐसे। अगर मान लीजिए आपने कूलर चलाया है, बहुत बारिश के टाइम में आपने कूलर चलाया, या फिर कभी भी हो सकता है कूलर के टाइम, कूलर के घरों में ऐसा ज्यादातर होता है। कूलर के केस में जब हम कूलर चलाते हैं तो बहुत देर तक जब कूलर चल जाता है तो वहां पे रूम में पूरा उमस बढ़ जाता है, उस टाइम फिर चिपचिपा हो जाता है शरीर। फिर आप लोग कहते हो कि, हम लोग कहते हैं कि शरीर पे बहुत चिपचिपा हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब होता है। तो उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब इन द सेंस यही है, आपको समझा दिया मैंने। ह्यूमिडिटी जो होता है हमेशा परसेंटेज में काउंट किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, तो अगर मैं कहूँ कि increase in humidity will
in will decrease decrease the rate of evaporation। आई थिंक ये पॉइंट पे क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ की बात करता हूँ, जस्ट इसके उल्टा भी होता है, अगर डिक्रीज हो जाएगा ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। फोर्थ पॉइंट होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ विंड। अगर हवा की स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंक्रीज इन विंड, increase in wind speed will increases rate, आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में या फिर आप लोग कभी कभी हल्का सा गीले कपड़े पहन के जाओ अगर आप बाइक से जा रहे हो। तो जैसा अगर सिंपल सा अगर एग्जांपल हो, अगर किसी के गीले बाल होते हैं, अगर वो कहीं बाइक से जा रहे हैं तो उसके तुरंत सूख के जाते हैं, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंड स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जब विंड स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट इसके उल्टा होता है, अगर विंड स्पीड कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। तो ये आई थिंक 4 फैक्टर्स जो थे ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रोसेस होगा वहां पे हमेशा कूलिंग इफेक्ट होगा। कैसे होगा ये आइए हम समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डिओड्रेंट या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, एसीटोन बोलते हैं, या फिर थिनर आप लोगों ने देखा होगा, हाथ पे जल जाए, हाथ पे लग जाए, या फिर पेट्रोल कभी कभी आप लोगों ने हाथ पे लिया होगा तो बहुत ज्यादा वो ठंडा लगता है। या अल्कोहल लेते हैं, आजकल सैनिटाइजर जो यूज करते हैं, सैनिटाइजर में बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? कि उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव इन द सेंस अगर उससे हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल नेचर का होता है, बहुत ही जल्दी रैपिड वो एटमॉस्फेयर में वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन लेगा। वो कहाँ से लेगा? तो हमारे हाथों से लेगा, और हमारे हाथों में टेम्परेचर लो होगा और फिर वो हमें ठंडा महसूस होगा। तो देखिए जैसे कैसे, तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए एसीटोन है, वाई एसीटोन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। वाई एसीटोन कॉज कूलिंग while spray on our palm, यानी कि अपने हाथों पे, हथेलियों को क्या बोला जाता है? पाम। एसीटोन हो गया आपका जो आप डिओड्रेंट यूज करते हो खुशबू के लिए, वो सब भी यही काम करते हैं। इसमें होता है, क्यों होता है? बिकॉज द, इसको हम अगर आंसर से समझे तो ज्यादा बेटर होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन आर हाईली, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन आर हाईली volatile in nature, highly volatile in nature. It take latent heat of vaporization from our palm and get converted into vapor rapidly.
यानी कि बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस होता है। जैसे ही हम एसीटोन अपने हाथ पे मारते हैं तो एकदम से ठंडा लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि जो वहाँ पे एसीटोन के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल नेचर में होते हैं, और वो क्या करते हैं कि उन्हें वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। अगर हम किसी भी गैस को अगर किसी कंटेनर में अगर प्रेशराइज गैस को रखते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में होगा। जैसे ही उसको मौका मिलेगा निकलने के लिए हल्का सा भी, तो क्या होगा, गैस के फॉर्म में निकलने की कोशिश करेगा। जब वो गैस के फॉर्म में निकलने की कोशिश करेगा तो वहां पे फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा ही आएगा। और वो कहाँ से लेता है? जो हीट चाहिए उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि हीट चाहिए ना कुछ हीट वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो वो जो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से लेता है? वो हमारे पाम से लेता है, यानी कि हमारे हथेलियों से लेता है। और उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है ये। और इसी वजह से जो हमारा जो टेम्परेचर होता है और पाम, इसके बाद से हम यहाँ पे और लिख सकते हैं द temperature of our palm decreases and we, या फिर ये भी लिख सकते हैं एंड कॉज कूलिंग। क्योंकि देखिए अगर कोई हॉट बॉडी है वहां से हमने उसका टेम्परेचर ही उसका कम कर दिया, वहां से हीट को ही निकाल दिया, तो वो ऑफकोर्स सी बात है उसका हीट टेम्परेचर तो कम हो ही जाएगा। जैसे कि क्या है, मान लीजिए ये एक कप चाय है, इसमें क्या है, चाय भरी हुई है, ठीक है। तो इसको ठंडा करने के क्या उपाय है? दो उपाय है। पहले उपाय ये है कि इसको थोड़ा देर रख दिया जाए तो ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि मान लीजिए क्या है, टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है इस टाइम, तो इसके आसपास मैं क्या करूं, एक लोअर टेम्परेचर वाला, बहुत ही लोअर टेम्परेचर वाला, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस का कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, आईसी रख सकता हूँ और क्या रखूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर का जो डिफरेंस हो रहा है 75 डिग्री सेल्सियस एंड 75 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का फ्लो हो जाएगा। जैसे ये हीट का फ्लो होगा इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कम होकर कितना हो जाएगा, तो ये 75, तो इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा कम कितना होगा, तो 75। इसके बाद ये बचेगा कितना, तो 75 डिग्री सेल्सियस पे बचेगा, क्योंकि 75 में बचेगा। अब जितना ही बचेगा देखिए, तो इसका टेम्परेचर एकदम से नीचे हुआ, तो जब ये इसका टेम्परेचर राइज होता है, कम होता है, तभी तो हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। तो यही कारण होता है कि जब भी हम पेट्रोल या फिर कुछ भी एसीटोन या फिर हम स्प्रे या फिर ये बोल सकते हैं डिओड्रेंट या फिर हैंड सैनिटाइजर जो भी हम यूज करते हैं तो उसमें हम एसीटोन या फिर अल्कोहल होता है, आपका पेट्रोल होते हैं, बहुत से ज्यादा वोलेटाइल होता है नेचर में। वोलेटाइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर का मतलब ये होता है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील। बहुत ने देखा होगा मटके को, गर्मियों के दिन में सबने मटके में पानी पिया होगा ना, तो मुझे लगता है सबने पिया ही होगा। सब लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं आई थिंक, और गांव वाले से आजकल शहर में भी मटके ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बाहर जाओ तो मटके का पानी वाकई बहुत ही अच्छा होता है। इन अगर कंपेयर किया जाए फ्रिज से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मटके का पानी हम पी सकते हैं, वो कोई भी नुकसान नहीं करता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मटका बनाऊं और यहाँ पे मैं समझाऊं कि क्यों ठंडा हो जाता है, तो देखिए उसका कारण भी यही होता है। आई थिंक मैं इसमें मटका ठीक नहीं बना है, बट सबसे काम चल जाएगा हमारा, सीखना ही तो है, इसे हम सीख सकते हैं इतना कि हमें बस कारण जानना है कि क्यों होता है। तो देखिए क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये मिट्टी के बने होते हैं, तो इसमें आप जब बहुत ही छोटे लेवल पे देखोगे ना तो बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं मिट्टी में, मिट्टी के घड़े में। तो इसको क्या बोला जाता है, पोर्स। इसी वजह से जब भी आप मिट्टी के बर्तन में या फिर मिट्टी के घड़े में कभी भी आप पानी डालोगे ना, या फिर मिट्टी के गमले में, तो आपने देखा होगा जब पानी तो हम अंदर डालते हैं ना, तो इसके लेकिन जो पानी हल्का हल्का सा पानी जो होता है इसके सरफेस के आउटर सरफेस पे भी अपने आप आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसने मिट्टी को गीला कर दिया यानी भिगो दिया। तो ये पानी आता कहाँ से, हम तो पानी इधर डालते नहीं है, हम तो पानी अंदर ही डालते हैं ना। तो जो पानी आता है इधर, वाटर मॉलिक्यूल जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं, तो ये इसी छोटे छोटे
पोर्स से आते हैं यहाँ, और यही होता है हमारे मिट्टी में होता है। अभी क्यों होता है इसका रीजन आपको मैं बताना चाहूंगा क्यों होता है। क्योंकि देखिए अगर हम छोटे मॉलिक्यूल पे देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो ऑफ सॉइल जो होगा बहुत ही छोटा छोटा होगा। अगर आप कितना भी छोटे मॉलिक्यूल को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गैप बच ही जाते हैं इसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ वॉइड के बारे में। तो ये वॉइड की वजह से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स बने हुए होते हैं मिट्टी के बर्तनों में। इस वजह से ये पानी अपने आप हल्का सा, इसको ऐसा लगता है जैसे इसने पानी से जैसे मिट्टी को गीला नहीं करते वैसे ही ये बाहर से भी गीला हो जाता है हल्का सा। अब देखिए कैसे ठंडा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ भी यही बात है, सरफेस मॉलिक्यूल होंगे। सरफेस मॉलिक्यूल जो होंगे उनके पास क्या होगा, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। हायर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल होगा इसके पास क्या होगा, हायर काइनेटिक एनर्जी, जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं इवेपोराइजेशन में। हायर काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा इसके पास क्या होगा, लो वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये होगा जो हम पढ़ के आ चुके हैं। इसके पास जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ भी सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे ना, आई थिंक मेरे ख्याल से ये, हाँ यहाँ होंगे और भी बहुत जगह होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होंगे ये इवोपरेट हो जाएंगे। क्यों इवोपरेट हो जाएंगे, अब आपके दिमाग में ये आएगा सर इसको हम क्लोज कर दें। मान लीजिए आपने क्लोज भी कर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो पोर्स तो हैं, इस पोर्स की वजह से क्या होगा, ये इवोपरेट होने की कोशिश करेंगे। इवोपरेट जैसे ही होंगे इसका मतलब क्या है, इवोपरेट होंगे, और ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल है। जैसे ही सरफेस मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे यानी कि क्या होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे। वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, इसके ये क्या करेंगे, इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेंगे, कहाँ से लेंगे, तो ये जो बाकी के अदर मॉलिक्यूल है ना वाटर के, ये जितने भी वाटर के हैं, ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, इसी से लेटेंट हीट लेंगे, यहीं से लेंगे ना। इनके पास तो देखिए तीन कंडीशन होंगी, हायर काइनेटिक एनर्जी, वीक अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, और थोड़ा सा वीक है तो इसका मतलब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेंगे तो उतना जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ से कन्वर्ट होगा, जो पानी निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, तो इस पोर्स से निकलेगा, पोर्स से बाहर की तरफ निकलेगा। आई थिंक आप तो जैसे ही ये पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और कहाँ से निकल रहे हैं, तो इस पोर्स के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा। इसका अगर टेम्परेचर होगा तो इसका टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि खींचा गया है, निकाला गया है, जैसे एसी में होता है। एसी का काम क्या होता है, एसी भी तो यही काम करता है। वो क्या करता है कि हीट के जो हमारे टेम्परेचर, जो हमारा कमरा होता है रूम, उस वहां से वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि खींचता है, बाहर निकालता है। तो इसमें भी यही काम हो रहा है कि हीट को क्या कर रहा है, यहाँ की जो हीट है, यहाँ से जो हीट ले रहा है वो किस फॉर्म में ले रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में, और कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड से वेपर में। जैसे ही फेस चेंज आता है, कभी भी हमने देखा है फेस चेंज आता है तो हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि इस मॉलिक्यूल, जितने भी ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनका टेम्परेचर एकदम से लो हो जाता है, और इसी वजह से जो होता है ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल हो जाता है इसका पानी। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो हम पढ़ेंगे मैटर अराउंड अस प्योर, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। शेयर इसलिए करिए क्योंकि देखिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
अगर आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको सोर्सेस चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, लेकिन आप बेटर क्वालिटी एजुकेशन देखो ना, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको, बेटर, इससे बेटर बेटर आपको लेक्चर मिलेंगे। और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो होते हैं, मैथ्स के लेक्चर आप लोग लीजिए और इंग्लिश के लेक्चर लीजिए। तो देखिए, शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत करते रहिए ऐसे ही। और लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि अपने मेहनत से और अपने लगन से कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।